हेलो नमस्कार दोस्तों। तो स्वाहा कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो उत्तराखंड का इतिहास स्टार्ट करने जा रहे हैं। और उत्तराखंड के इतिहास में भी आज हम जानेंगे कि उत्तराखंड के इतिहास को हमको किस तरीके से पढ़ना है, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसका सीक्वेंस थोड़ा समझना ज़रूरी होता है। तो आज हम उसी सीक्वेंस की बात करेंगे और उत्तराखंड के इतिहास को एक सीक्वेंसली हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें इसमें स्टडी करनी है और किस तरीके से पढ़ना है वो हम यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, तो आगे बात करते हैं उत्तराखंड का इतिहास। तो देखिए भाई, उत्तराखंड का इतिहास जैसे हम हिस्ट्री पढ़ते हैं उसी तरीके से हम इस हिस्ट्री को भी पढ़ेंगे, उत्तराखंड की हिस्ट्री को भी पढ़ेंगे। और उसको अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री की, तो क्या होता है, इतिहास में 3 कालखंड होते हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड के इतिहास को भी हम 3 कालखंडों में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो कालखंड होता है उसे हम बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल बोल देते हैं। तो जो पहला कालखंड होता उसे हम क्या बोल देते हैं, प्राग ऐतिहासिक कालखंड बोल देते हैं। उसके बाद जो अगला जो कालखंड आता उसे हम क्या बोल देते हैं, आदि ऐतिहासिक कालखंड। तो जो दूसरा कालखंड आता है इतिहास का वो क्या होता है, आदि ऐतिहासिक कालखंड होता है। और थर्ड जो आता है वो आपका क्या होता है, ऐतिहासिक कालखंड। तो थर्ड जो कालखंड इतिहास का है उसे हम क्या बोल देते हैं, ऐतिहासिक कालखंड बोल देते हैं। तो 3 जो इतिहास के कालखंड हैं, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और जो अभी चलता है या जो बाद के टाइम का है वो क्या है, ऐतिहासिक कालखंड है। तो देखिए, इनको अगर हम थोड़ा सा समझें कि किसे हम प्राग ऐतिहासिक काल कहेंगे और फिर किसे हम आदि ऐतिहासिक काल कहेंगे, किसे ऐतिहासिक कहेंगे। तो देखिए, जो सबसे पुराना सबसे प्राचीन जो इतिहास होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक कालखंड बोलते थे। तो देखिए यहाँ पे क्या था, इस पुराने इतिहास की अगर हम बात करें, हम प्राग ऐतिहासिक काल को किस तरीके से पढ़ते हैं। तो देखिए भाई, यहाँ पे क्या था, लिखित रूप में कोई भी चीज़ें नहीं थी, क्योंकि इतिहास को हम किस बेस पे पढ़ते हैं, हमको इतिहास जब भी समझना होता है हम उसको साक्ष्य के बेस पे, कोई प्रूफ हमको क्या चाहिए होता है, कोई प्रूफ चाहिए होता है, कोई साक्ष्य वहाँ पे चाहिए होते हैं, उसी बेस पे हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं। अगर कोई साक्ष्य है तो इतिहास का कोई अस्तित्व होगा, और अगर कोई हमको क्या मिला, कोई साक्ष्य अगर मिलता ही नहीं तो उस इतिहास का अस्तित्व है या नहीं है, उसका कोई प्रमाण है ही नहीं, तो हम बोल सकते हैं कि ये चीज़ नहीं एग्जिस्ट करती होगी। तो इसी चीज़ के चलते हम क्या करते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल को पढ़ते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे लिखित रूप में चीज़ें अगर हम बात करें तो लिखित साक्ष्य यहाँ पे नहीं थे। लिखित साक्ष्य, अगर हम लिखित साक्ष्य की बात करते हैं तो लिखित साक्ष्य यहाँ पे नहीं मिले। तो इतिहास का वह कालखंड जहाँ पे कोई भी लिखित प्रमाण नहीं थे, लिखित रूप में कोई भी चीज़ें नहीं मिली, वो कालखंड क्या कहलाता, वो कालखंड कहलाता है आपका प्राग ऐतिहासिक कालखंड। तो अगर कोई चीज़ें लिखित रूप में नहीं थी तो हम क्यों इस इतिहास के कालखंड को पढ़ते हैं। तो भैया इस चीज़ को हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पे भले ही लिखित रूप में चीज़ें नहीं थी, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में बहुत सारी चीज़ें हमको यहाँ पे देखने को मिली। आगे हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से साक्ष्य मिले। तो पुरातात्विक साक्ष्य की अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या होता है, पुरातात्विक साक्ष्य। तो पुरातात्विक साक्ष्य यहाँ पे थे या पुरातात्विक साक्ष्य मिले, जिस बेस पे हम इतिहास के इस कालखंड को बोलेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्य के बेस पे हम इसको पढ़ते हैं। तो उत्तराखंड का जो प्राग ऐतिहासिक काल है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं होगा, लेकिन जितना भी होगा हम पढ़ेंगे उसे, और पुरातात्विक साक्ष्य को हम के बेस पे हम उसे समझेंगे। दूसरा कालखंड जो इतिहास का आता उसे हम बोल देते हैं आदि ऐतिहासिक कालखंड। तो इस कालखंड में क्या होता है, देखिए यहाँ पे अगर हम लिखित साक्ष्य की बात करें तो चीज़ें लिखित रूप में तो थी, लिखित साक्ष्य कहीं कहीं पे कुछ चीज़ें मिली जैसे, लेकिन उसकी क्या थी, उसकी लिपि में कोई परिवर्तन था जिस वजह से हम उसे नहीं पढ़ पाए। जैसे बहुत सी जगहों पे, एक जगह पे क्या मिला, संख लिपि के प्रमाण मिलते हैं, तो हम उन चीज़ों को क्या हुआ, हम पढ़ नहीं पाए, क्योंकि अजीब सी चीज़ें थी जो इस तरीके से कुछ, अगर कोई इस तरीके से कोई चीज़ लिखी हुई होगी तो हम उसे क्या पढ़ पाएंगे, उसे हम समझ ही नहीं पाएंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे थी। तो इतिहास का वह कालखंड जहाँ पे चीज़ें लिखित रूप में थी, लिखित रूप में मिली, परंतु पढ़ी नहीं जा सकी। अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या था, चीज़ें लिखित साक्ष्य जो थे, लिखित रूप में चीज़ें मिले, ठीक है, तो हम बात कर सकते हैं लिखित रूप में चीज़ें मिली परंतु पढ़ी नहीं जा सके। तो पढ़े नहीं जा सके ऐसा कालखंड क्या कहलाता, आदि ऐतिहासिक कालखंड कहलाता। वहाँ पे लिखित रूप में चीज़ें थी परंतु वो कोई पढ़ नहीं पाया। तो उसका एक कारण, एक वजह अगर हम जाने तो वो क्या हो सकती है, वो उसकी लिपि में परिवर्तन हो सकता है। दूसरी बात, क्या पुरातात्विक साक्ष्य थे, तो यहाँ पे पुरातात्विक साक्ष्य इधर मिले। पुरातात्विक साक्ष्य, अगर हम पुरातात्विक साक्ष्य की बात करें तो थे,
देखिए भाई, पुरातात्विक साक्ष्य प्राग ऐतिहासिक काल में भी थे और आदि ऐतिहासिक काल में भी पुरातात्विक साक्ष्य थे। और अगर हम बात करें ऐतिहासिक कालखंड की, तो ऐतिहासिक कालखंड में हमारा क्या था, यहाँ पे लिखित रूप में चीज़ें थी। लिखित साक्ष्य की बात करें तो लिखित साक्ष्य थे। और अगर हम बात करें पढ़े जा सके, हाँ पढ़े भी जा सके, पढ़े जा सके। तो धीरे धीरे देखिए इतना बदलाव आया कि लिखित साक्ष्य को पढ़ने में हमको क्या लग गया, ऐतिहासिक काल में आना पड़ेगा, तब जाके हमको लिखित चीज़ें हमारे समझ में आने लगी। उसके बाद जो दूसरा कालखंड आया, नहीं जो दूसरी बात आई यहाँ पे, पुरातात्विक साक्ष्य। तो पुरातात्विक साक्ष्य यहाँ से भी मिलते हैं, इतिहास के इस कालखंड से भी पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं। तो पुरातात्विक साक्ष्य तीनों जगह आपको मिलते हैं। तो दो चीज़ें हैं, लिखित साक्ष्य, या तो हम हिस्ट्री को लिखित साक्ष्य के बेस पे समझेंगे या तो फिर हम पुरातात्विक साक्ष्य के बेस पे समझेंगे। तो ये दोनों चीज़ें अगर जहाँ पे हो उसे भी हम समझेंगे, जहाँ पे एक चीज़ होगी उसे भी समझेंगे। तो इस तरीके से इतिहास के जो कालखंड है, 3 कालखंडों में बांट दिया जाता है इतिहास को। और जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है ऐतिहासिक कालखंड। ऐतिहासिक कालखंड को हमको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना होता है क्योंकि इसमें ही बहुत सारी चीज़ें छिपी हुई हैं। तो इस कालखंड की अगर हम बात करें ऐतिहासिक, तो ऐतिहासिक को फिर से डिवाइड कर दिया जाता है। ऐतिहासिक कालखंड जो है, ऐतिहासिक कालखंड, तो देखिए ऐतिहासिक कालखंड को हमको अगर समझना है तो इसकी भी हमको फर्दर कैटेगरी बनानी पड़ेगी। और अगर हम ऐतिहासिक कालखंड की बात करें तो इसकी भी अलग अलग क्या होती हैं, कैटेगरी होती हैं। तो बेसिकली तो ऐतिहासिक जो कालखंड होता है वो 3 तरीके से पढ़ा जाता है। कैसे? एक तो होता है आधुनिक, पहले प्राचीन आएगा, पहले आएगा आपका प्राचीन, और फिर आएगा मध्यकालीन, और फिर इसके बाद क्या आएगा, प्राचीन मध्यकालीन के बाद आएगा आपका आधुनिक। और एक इसमें और एक्स्ट्रा जो ऐड कर दिया गया वो क्या है, उत्तराखंड के राज्य गठन का इतिहास। राज्य गठन का इतिहास। तो अगर हम बात करें इन सभी चीज़ों की, ऐतिहासिक कालखंड की, तो प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक और राज्य गठन का इतिहास, इस तरीके से 4 कैटेगरी हम इसकी कर लेते हैं। तो 4 कैटेगरी, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक और राज्य गठन। देखिए 3 तो होती हैं हिस्ट्री में भी, जब आप ऐतिहासिक पढ़ोगे तो वहाँ पे क्या होगा, प्राचीन, मध्यकालीन, है ना। तो एनिशिएंट हिस्ट्री, मिडेवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ते ही हैं। ये 3 कैटेगरीज की होती हैं। बट यहाँ पे क्या होगा, हमारा एक और चीज़ हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड कर ली, वो तुम्हारा क्या होता है, राज्य गठन का इतिहास होता है। तो अगर हम प्राचीन काल की बात करें, प्राचीन, तो देखिए जैसे जैसे इंसान का बुद्धि विकास होना शुरू हुआ, माइंड डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, तो धीरे धीरे क्या हुए, कुछ चीज़ें ह्यूमन के द्वारा, इंसान के द्वारा क्या होने, कुछ आविष्कार होने लगे। और उन आविष्कारों के आधार पर ही क्या होने लगे चीज़ें। देखिए यहाँ पे कोई लिखित साक्ष्य नहीं थे, इस यहाँ पे आ जाते हैं तो क्या मिला, लिखित साक्ष्य के रूप में मिली, है ना। तो आपके प्री हिस्टोरिकल वर्ल्ड में क्या हुआ, यहाँ पे अगर हम बात करते प्री हिस्टोरिक टाइम में, तो यहाँ पे कोई भी चीज़ लिखित रूप में नहीं थी, लिखित साक्ष्य नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे जब इंसान विकसित होने लगा, उसका माइंड जब विकसित होने लगा, तो क्या हुआ, यहाँ पे अगर हम बात करें लिखित रूप में चीज़ें थी, लेकिन उसने कुछ लिखने की कोशिश की, लेकिन वो हमारे समझ में नहीं आई, तो वो बात अलग है। तो लेकिन यहाँ पे क्या था, लिखना वो सीख गया था। तो प्री हिस्टोरिक से प्रोटो हिस्ट्री में आने पर फिर यहाँ पे क्या हुआ, आप हिस्टोरिकल वर्ल्ड में आते हो तो यहाँ पे दोनों चीज़ें मिलती है, लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं और पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलते हैं। तो इस तरीके से डेवलपमेंट होते ला। तो यहाँ अगर हम ऐतिहासिक में बात करें, ऐतिहासिक में भी क्या हुआ होगा, लोग देखिए, लोग रहना तो शुरू हो गए होंगे, लेकिन उनका एक सिस्टमेटिक तरीका नहीं होगा। जैसे आज क्या होता है, आज अगर हम कहीं पे भी देखते हैं तो गांव में रहते हैं, तो गांव में क्या होता है, गांव में एक प्रधान होता है, मतलब मुखिया जैसे आप बोल सकते हो, तो गांव का मुखिया ग्राम प्रधान होता है। इस तरीके से कैटेगरी बनाई हुई है। तो यहाँ पे इस टाइम पे तब इस तरीके की कोई चीज़ होगी या नहीं होगी, ऐसा कुछ था नहीं। यानी कि एक राजा वाजा, जो पहले हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में, तो क्या होते थे, राजा होते थे। तो यहाँ पे राजा वाला कोई शासन इस तरीके के कोई नहीं था। तो पहले हम क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ जातियों के बारे में पढ़ते हैं, कुछ हम जातियों के बारे में पढ़ते हैं। तो जातियाँ, अगर हम उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जातियों की बात करें तो कोल, किरात और खस जातियाँ जो थी, कोल, किरात, खस जातियाँ। देखिए तो प्राचीन काल में कोल, किरात और खस, ये जो जातियाँ थी यहाँ पे निवास करती होंगी, ये करती थी। तो इसके बारे में कुछ हमको प्रमाण मिलते हैं। और उसके बाद जो पहला जो यहाँ से राजवंश शुरू होता है वो कुणिंद राजवंश शुरू होता है।
ठीक है। तो कुणिंद राजवंश, प्राचीन इतिहास जो है वो कहाँ से मेनली जो स्टार्ट होता है वो कुणिंद राजवंश से होता है। कुणिंद राजवंश, हम कुणिंद राजवंश के बारे में यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कुणिंद राजवंश से हम इसका क्या करते हैं, प्राचीन ऐतिहासिक काल को हम पढ़ना यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए कुणिंद राजवंश आया और हर्षकालीन इतिहास तक ये जाता है। उसके बाद जो मध्यकालीन आता है वहाँ से हर्ष के टाइम से फिर यहाँ पे कत्यूरी राजवंश जो आता है, यहाँ तक हम पढ़ते हैं कत्यूरी राजवंश के बारे में। और उसके बाद आधुनिक में आप बेसिकली गोरखा शासन, जो उत्तराखंड में गोरखाओं का राज हुआ, गोरखा शासन के बारे में हम पढ़ते हैं। और अंग्रेजों के शासन के बारे में भी हम पढ़ते हैं, वो आधुनिक इतिहास में पढ़ेंगे। फिर हम धीरे धीरे समझेंगे कि जब हमारा देश आज़ाद हो गया था फिर किस तरीके से उत्तराखंड राज्य बना, और उत्तराखंड राज्य गठन का इतिहास हम पढ़ेंगे। तो गोरखा शासन और अंग्रेजों का शासन हम आधुनिक इतिहास में पढ़ते हैं, आधुनिक ऐतिहासिक में। और मध्यकालीन में हम क्या पढ़ेंगे, मध्यकालीन में हम हर्ष के टाइम से जो फिर हमारा कत्यूरी राजवंश है, यहाँ पे कत्यूरी राजवंश की बात आप करोगे, कत्यूरी राजवंश यहाँ पे बात करोगे। और भी जो भी राजवंश है सारे पढ़ेंगे एक एक करके, एक सिर पे एक मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या हमको किस तरीके से पढ़ना है, वो सिर्फ चीज़ मैं बता रहा हूँ, और आगे हम बाकी चीज़ें पढ़ेंगे। तो ये तो था हमारा कालखंडों के बेसिस पे इतिहास का कैटेगराइजेशन, हम क्या क्या इतिहास में पढ़ने वाले हैं ये मैंने आपको बताया। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, अभी हमने जैसे बात किया कि पुरातात्विक साक्ष्य, तो कौन कौन से साक्ष्य, कौन कौन से प्रमाण ऐसे होते थे इतिहास में, या ऐसे प्रमाण हैं जो हमको मिले, जिनके बेस पे हम क्या कहते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल में भी उत्तराखंड में कोई लोग निवास करते होंगे, आदि ऐतिहासिक काल में भी निवास करते होंगे, और ऐतिहासिक में भी निवास करते होंगे। उसके लिए हम कुछ साक्ष्यों को जानेंगे, और उन साक्ष्यों के आधार पर हम कहेंगे कि हाँ यहाँ पे कुछ जो शासन थे वो निवास करते होंगे, कुछ लोग निवास करते होंगे। इस चीज़ की हम बात करेंगे। तो पहले इतना देखिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं साक्ष्य। तो देखिए दोस्तों, इतिहास को समझने के लिए हमको इतिहास के साक्ष्य समझना बहुत ही ज़रूरी है। साक्ष्य का मतलब क्या है, प्रमाण। कोई चीज़ इतिहास हम कैसे कहेंगे कि ये चीज़ होगी, उसका कोई प्रमाण तो मिलना चाहिए ना। तो कोई प्रमाण अगर मिलता है तो हम बोलेंगे हाँ ये क्या है, ये उस टाइम की चीज़ होगी या उस काल की चीज़ हो सकती है। तो प्रमाण के आधार पर ही हम क्या समझते हैं। अब देखिए भाई, अगर मानो कि हमारा जो पहले इंसान था वो क्या होगा, काफ़ी बड़े से लोग रहते थे, है ना, काफ़ी बड़े बड़े साइज के लोग होते थे। तो क्या होता था, जैसे कि अभी भी आप यहाँ पे अगर मलारी गांव की बात करते हैं तो वहाँ से क्या मिला, 5.2 kg, ठीक है, 5.2 kg का स्वर्ण मुखौटा मिला। तो आप लगा सकते हो कि भाई 5.2 kg का स्वर्ण मुखौटा पहनने वाला इंसान भी तो इसी तरीके का होगा। तो देखिए जैसे जैसे ये हिस्ट्री का टाइम पीरियड चेंज होते रहता है, उस तरीके से क्या होता है, ह्यूमन का भी जो चेंज है, जो डेवलपमेंट है, जो जिस तरीके का भी डेवलपमेंट होगा वो भी क्या होता रहता है, थोड़ा बहुत चेंज होते रहता है। तो साक्ष्य के बेसिस पे हम चीज़ों को समझेंगे कि क्या क्या साक्ष्य मिले और क्या क्या चीज़ें थी वहाँ पे। तो साक्ष्य अगर हम बात करते हैं कि इतिहास के जो मेनली साक्ष्य होते हैं वो कितने तरीके के साक्ष्य होते हैं। तो देखिए भाई, यहाँ पे इतिहास में अगर हम बात करेंगे, अभी हमने जैसे बात की थी, एक तो साक्ष्य जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो कौन सा साक्ष्य होता है, पुरातात्विक साक्ष्य। इतिहास का जो पहला साक्ष्य होगा वो क्या होगा, तुम्हारा जो चीज़ें हमको मिलेंगी वो हमको कहाँ से मिलेंगी, पुरातात्विक साक्ष्य से मिलेंगी। अब ये जो पुरातात्विक साक्ष्य भी है ये भी क्या होगा, अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से अलग अलग होगा, ठीक है। तो जो ये तुम्हारा क्या है पुरातात्विक साक्ष्य है, ये क्या होगा, प्राग ऐतिहासिक काल में क्या पुरातात्विक साक्ष्य थे, आदि ऐतिहासिक काल में क्या पुरातात्विक साक्ष्य थे, और ऐतिहासिक काल में क्या तुम्हारे पुरातात्विक साक्ष्य थे। तो इन साक्ष्यों को हम क्या करेंगे, इसकी भी एक कैटेगरी को जानेंगे। और जो दूसरी बात है, देखिए, एक तो हो गया पुरातात्विक साक्ष्य, या आप कह सकते हो इसको, आप ये भी कह सकते हो पुरातात्विक स्रोत कह सकते हो, पुरातात्विक स्रोत। और दूसरा साहित्यिक स्रोत। दो तरीके की चीज़ें होती हैं। अगर हम बात करते हैं तो दो तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। एक तो आपको देखने को मिलेंगे पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक स्रोत, और दूसरे मिलेंगे हमको साहित्यिक स्रोत। तो दो तरीके के स्रोत हमको देखने को मिलते हैं, एक होता है हमारा क्या, पुरातात्विक स्रोत, और दूसरा साहित्यिक स्रोत। अगर हम बात करें
उत्तराखंड के जो हमारे कालखंड हम पढ़ रहे हैं, उत्तराखंड में इतिहास के जो कालखंड हैं उनमें अगर हम बात करें, यहाँ पे हम प्राग ऐतिहासिक काल की बात करें, प्राग ऐतिहासिक, क्योंकि देखिए पुरातात्विक स्रोत जो थे वो तीनों कालखंड में थे। पुरातात्विक स्रोत की अगर हम बात करें वो तीनों कालखंडों में रहे थे, हमने जैसे कि देखा। और अगर हम बात करें प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और तीसरा ऐतिहासिक, तीनों कालखंडों की बात करें तो किस तरीके के पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक स्रोत हमको मिले, तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं प्राग ऐतिहासिक में, तो प्राग ऐतिहासिक में क्या क्या चीज़ें मिली होंगी इसको हम ज़रा सा देखते हैं। तो देखिए दो चीज़ें वहाँ की ज़रा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, ठीक है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट दो चीज़ें हैं। वो क्या हैं? सबसे पहले तो यहाँ पे क्या मिला? शैल चित्र। आपने देखा भी है, जैसे कि आपने देखा दो क्या होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट गुफाएं जहाँ पे आदि मानवों के कुछ चित्र दिखाए हैं कि कहीं पे आपको क्या नृत्य करते हुए चित्र, या फिर कहीं पे वो क्या कहे जानवरों को भगा रहे हैं, या फिर समूह में चल रहे हैं। इस तरीके के चित्र जो हैं कहाँ से मिलते हैं? जैसे कि अल्मोड़ा में एक प्रसिद्ध गुफा है लाखो उडियार, ठीक है, अल्मोड़ा की लाखो उडियार गुफा, और ऐसी क्या जो गोरखा उडियार, चमोली में गोरखा उडियार गुफा है, ठीक है। तो ये गुफाएं क्या है? शैल चित्र। तो सबसे प्राग ऐतिहासिक काल की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जिस बेस पे हम समझ सकते हैं कि हाँ वहाँ पे लोग निवास करते होंगे, उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है? शैल चित्र। तो शैल चित्र के आधार पर हम कह सकते हैं। दूसरा देखिए भाई, उनने लिखना कुछ इस तरीके से लिखा है ना, जिसको हम समझे। उसके बाद जो दूसरी चीज़ थी, चित्र आप उनने बनाना शुरू किया। दूसरी चीज़ क्या थी? उसके अलावा दूसरी चीज़ जो थी वो उपकरण, आप कह सकते हो उपकरण या औजार। देखिए भाई, क्योंकि आदि मानव जब क्या उसे भूख लगती होगी तो वो क्या करता है? वो जानवरों की हत्या करता है, जानवरों को मारता है, और जानवरों को मारने के लिए उसे किसी औजार की जरूरत होगी। अब उस टाइम पे कोई ऐसे चाकू, कोई तलवार, इस तरीके के औजार तो होंगे नहीं, है ना। तो उस टाइम पे जो औजार होंगे वो किस तरीके के होंगे? तो आदि मानव ने जो सबसे पहला औजार जो शुरू किया वो क्या किया? पत्थर का औजार, है ना। कोई आप कह भी नहीं सकते औजार भी क्या कहोगे उसको। देखिए बस पत्थर को उसने थोड़ा सा क्या किया, थोड़ा सा आगे से नुकीला कर लिया और उससे वो जानवरों को क्या करने लगा? मारने लगा। तो ये उपकरण हम कह सकते हैं। दूसरी चीज जो हुई वो हुई उपकरण। तो शैल चित्र और उपकरण के बेस पे हम जानते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल में लोग रहते होंगे। इन चीजों के साक्ष्य हमें मिल जाते हैं। दूसरा जो बात आ जाती है वो आती आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल के जो पुरातात्विक स्रोत होते हैं वो किस तरीके के होते होंगे? देखिए भाई, यहाँ आते आते आद्य ऐतिहासिक काल में आते आते क्या हुए, लोग ह्यूमन जो है थोड़ा सा क्या हो गया? विकसित हो गया, मतलब उसका दिमाग थोड़ा सा पहले से अलग होने लगा। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको मिली होंगी? तो देखिए आप यहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ मिली वो क्या मिली? कप मार्क्स, है ना। कप मार्क्स को क्या बोलते? ओखली बोलते, ओखली। तो जो आदि ऐतिहासिक काल में इंसान की जो पहली चीज़ यहाँ पे देखने को मिली वो क्या मिली? कप मार्क्स देखने को मिले। जैसे यहाँ पे क्या मिला? शैल चित्र मिला, उपकरण मिले। तो यहाँ पे क्या मिला आपको? कप मार्क्स देखने को मिले। सवाधान, यहाँ से सवाधान भी देखने को मिले, सवाधान, है ना। क्योंकि जब देखिए लोग थोड़ा बहुत डेवलप हो गए होंगे तो उनने क्या किया होगा? कहीं पे पहले से लोग भाई, कोई भी अगर इंसान मर जाता होगा तो उसका कोई पता नहीं, कहीं पर भी वो मर गया तो ऐसे ही रहा, ठीक है। तो यहाँ पे आते आते कुछ बहुत हमको क्या मिले? समाधान मिले, जिससे हम कह सकते हैं कि हाँ इंसान उनको क्या क्या जलाना या फिर जो भी है दफन करना, ये चीज़ें क्या हुई? स्टार्ट होने लगी। और अगर अगली बात करें हम आदि ऐतिहासिक काल की अगली बात करें तो यहाँ पे क्या मिला? मृद भांड। देखिए भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मृद भांड बोलते हैं मिट्टी के बर्तन को। जो मिट्टी के बनाए हुए बर्तन होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? मृद भांड बोलते हैं, मिट्टी के बर्तन। तो आदि ऐतिहासिक काल की इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? कप मार्क्स से मिले, ओखली, है ना। और दूसरा क्या मिले? सवाधान मिले। और क्या मिला? मृद भांड मिला, चित्रित धूसर मृद भांड की भी क्या होती है? अलग अलग कैटेगरी होती है। तो यहाँ पे क्या मिले? कुछ तरीके के मृद भांड आपको देखने को मिले। तो अगर हम बात करें प्राग ऐतिहासिक काल की तो शैल चित्र, उपकरण देखने को मिले। यहाँ आते आते इंसान को देखिए क्या क्या चीज़ें मिली आपको? कप मार्क्स मिला यहाँ से, है ना, सवाधान मिला, और क्या मिला? मृद भांड मिला, और क्या मिला? और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है ताम्र उपकरण, है ना। तो देखिए यहाँ प्राग ऐतिहासिक काल को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे हम इसे क्या पाषाण काल भी बोलते हैं ना, पाषाण काल। तो यहाँ पे पत्थर की चीज़ें थी। यहाँ से क्या बोलते हैं? यहाँ से क्या होता है? यहाँ से तांबे की चीज़ें मिलनी शुरू हुई, यानी कि तांबे का आविष्कार,
ठीक है। तो ताम्र उपकरण यहाँ से मिलना शुरू हुए आद्य ऐतिहासिक काल से। तो आद्य ऐतिहासिक काल की अगर हम बात करें तो हमारा कप मार्क्स हो गया, समाधान हो गया, मृदभांड हो गया, ताम्र उपकरण, ऐसी कुछ चीजें मिली जिस हिसाब से हम कह सकते हैं, जिस बेसिस पर हम कह सकते हैं जो पुरातात्विक स्रोत थे उत्तराखंड के उसमें आद्य ऐतिहासिक काल में ये चीजें मिली, तो यहाँ पे लोग निवास करते होंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हमने प्राग ऐतिहासिक काल को देखा, आद्य ऐतिहासिक काल को देखा, यहाँ पे हमने पुरातात्विक स्रोत को समझने की कोशिश की। अब जो हमारा बचता है वो बचता आपका ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में क्या होते हैं, ऐतिहासिक काल में साहित्यिक स्रोत भी होते और क्या होते हैं, ऐतिहासिक काल के कुछ तुम्हारे पुरातात्विक स्रोत भी होते और फिर क्या होते हैं, कुछ आपके जो होते हैं वो क्या होते हैं, साहित्यिक स्रोत भी होते। तो दो तरीके की बात करते हैं, वो क्या करते हैं, ऐतिहासिक कालखंड की बात करते हैं। तो ऐतिहासिक कालखंड जो उत्तराखंड का ऐतिहासिक कालखंड है उसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिली। तो देखिए यहाँ पे पहली चीज़ क्या होती है, अभिलेख, अभिलेख मिला। और दूसरी चीज़ क्या होती है, मुद्राएं, मुद्राएं। देखिए दोस्तों, ऐतिहासिक कालखंड में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो प्राचीन चीज़ें हैं वो क्या होती हैं, एक तो अभिलेख होते हैं और दूसरा चीज़ें क्या होती हैं, मुद्राएं। ठीक, अभिलेख और मुद्राएं। तो कुछ तरीके के कॉइन्स, मुद्राएं यहाँ पे मिली, कुछ अभिलेख जैसे और क्या हुआ, कुछ मंदिर वंदिर इस तरीके की चीज़ें जो हैं, ठीक है ना। तो अभिलेख में क्या होता है, देखिए अभिलेख भी तुम्हारे क्या होते हैं, जहाँ कोई चीज़ें लिखी हुई मिलती है कहीं पर, जैसे एक पत्थर है, ठीक है, तो पत्थर में अगर कोई चीज़ लिख दी गई, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसी चीज़ को हम क्या बोल देते, शिलालेख बोल देते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते थे, शिलालेख। अगर पत्थर में कोई चीज़ लिख देते हैं तो क्या होता है, मतलब क्या होता है, ठोक के लिखना, ठीक है। अगर पत्थर में हम लिख देते तो क्या बोलते हैं, शिलालेख बोलते हैं। मिट्टी में अगर कोई चीज़ लिख दी जाती है तो क्या होता है, भित्ति लेख बोलते हैं। तो इस तरीके के अलग अलग टाइप के अभिलेख, जैसे अगर कोई चीज़ पत्थर में लिखी हुई है वो उसको क्या बोलेंगे, शिलालेख बोलेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या मिली आपके ऐतिहासिक काल में, कुछ मुद्राएं मिली और कुछ अभिलेख मिले। क्या क्या मिली उनको हम आगे डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आप समझो ऐतिहासिक, जैसे यहाँ पे आद्य ऐतिहासिक काल और प्राग ऐतिहासिक काल में ये चीज़ें मिली थी और ऐतिहासिक काल में अभिलेख और मुद्राएं मिली। फिर अगर साहित्यिक स्रोत की बात करें तो साहित्यिक स्रोत में क्या होती हैं, कुछ धार्मिक ग्रंथ, है ना, धार्मिक चीज़ें, धार्मिक ग्रंथ। और आप कह सकते हो जैसे हमारे उत्तराखंड में भी कुछ लोगों के बनाए गए क्या होते हैं, लोगों के बनाए गए जैसे कुछ गीत वीत होते हैं, ठीक है, तो लोकगीत उग्रह, ठीक है। तो धार्मिक स्रोत में क्या होता है, धार्मिक ग्रंथ आगे और लोकगीत, ठीक है, उत्तराखंड के कुछ लोकगीत आगे और क्या आए, ऐसे ही कुछ फेमस राइटर जैसे कालिदास उग्रह, ठीक है, इनके कुछ किताबें थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ आती, साहित्यिक स्रोत में आती। साहित्यिक स्रोत में धार्मिक ग्रंथ, लोकगीत उग्रह, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ पढ़ते, हम पढ़ते इसको इतिहास के कौन से कालखंड में पढ़ते हैं, उत्तराखंड के ऐतिहासिक कालखंड में पढ़ते। तो ऐतिहासिक कालखंड में हमारे क्या मिले, कुछ हमारे क्या कौन से स्रोत मिले, यहाँ पे पुरातात्विक स्रोत भी मिले और साहित्यिक स्रोत भी मिले। तो ये हमारे पुरातात्विक स्रोत के अंदर आए, पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, और ये हमारे आए साहित्यिक स्रोत के अंदर। तो धन्यवाद दोस्तों जुड़े रहने के लिए। अब जो हम आगे स्टडी करेंगे वो हम प्राग ऐतिहासिक, उत्तराखंड का प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे। तो तब तक आप जुड़े रहिए और सीक्वेंस में वीडियो को आप देखते रहिए और काफ़ी मज़ा आएगा। इस तरीके से हम आगे पढ़ते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।